मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर 4। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं इस चैप्टर के, तो जाके उसे फटाफट देख लो आप लोग। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है बच्चों क्या, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारे नील बोहर जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये मॉडल दिया है किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा है बच्चों हमसे, ये देख लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है ना, वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी कोई फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में, जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑर्बिट्स। और इसी ऑर्बिट्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं क्या, स्टेशनरी स्टेट के नाम से। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, दिस ऑर्बिट्स हैव कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। तो जो ये ऑर्बिट्स है ना, उनके पास उनकी खुद की कांस्टेंट एनर्जी और रेडियस होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में, उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, मतलब इतने सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो अगर n इज इक्वल्स टू 1 है आपका पहला ऑर्बिट, तो उसको हम लोग k के नाम से जानते हैं। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है आपका दूसरा ऑर्बिट, तो उसको हम लोग l नाम से जानते हैं। अगर n इज इक्वल्स टू 3 है आपका तीसरा ऑर्बिट, उसको हम लोग m से जानते हैं, एंड 4 को n से। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्या, ऑर्बिट्स के बारे में। इतना समझ में आया। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय एब्जॉर्प्शन और लूज ऑफ एनर्जी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे ऑर्बिट्स। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे ऑर्बिट्स पे हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है एक ऑर्बिट से अनदर ऑर्बिट में। कैसे, या तो वो अब्जॉर्प्शन से करेगा या तो लूज ऑफ एनर्जी से करेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलती हूँ। तो देखो बच्चों, वो कब एनर्जी गेन करता है, मतलब कब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर टू हायर। यहाँ पे देखो क्या होता है, लोअर टू हायर मतलब n इज इक्वल्स टू 1 है, 1 छोटा होता है, n इज इक्वल्स टू 2, दूसरा ऑर्बिट बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, और इफ नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर वो लूज करता है तो वो कैसे करेगा, जंप फ्रॉम हायर टू लोअर। तो वो क्या करेगा, हायर से लोअर एनर्जी पे जंप करेगा, लोअर एन पे। ठीक है, तो ये मान लो हायर है हमारा n इज इक्वल्स टू 3, ये थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट से अगर सेकेंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपना एनर्जी लूज कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। अब इसके आगे की बातें देख लेते हैं। अब इसके आगे क्या बोल रहा है बच्चों, देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड और इमिटेड। तो जो हमारा ऑर्बिट्स है ना, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब भी होता है और इमिट भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो हमारे ऑर्बिट्स हैं, बीच पे हमारा न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये ब्लू ब्लू हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये फिगर दिख रहा है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला बनता है क्या, म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई क्या होता है, हमारा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर उधर, ठीक है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, या तो वो अब्सॉर्ब करेगा या तो इमिट करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गया इलेक्ट्रॉन, लूज किया अपना एनर्जी, तो उसी को कह रहा है इलेक्ट्रॉन का फाइनल और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाई एच। तो ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ध्यान देना, म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। अब हमें नेक्स्ट देखना है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो क्या बोल रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन का एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है, जो क्वांटाइज्ड होता है। तो इसमें भी एक हमें फॉर्मूला दिया गया है बच्चों, क्या, mvr इज इक्वल्स टू n इंटू एच बाई 2 पाई। तो n क्या है, हमारे ऑर्बिट्स है, और h क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान देना एंगुलर मोमेंटम का। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा,
इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी मूव कर सकता है उन ऑर्बिट्स में जिसके एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किससे, h by 2 pi से, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एंगुलर मोमेंटम होती है, बस इतनी चीज याद रखो और ये फॉर्मूला ध्यान देना, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट थे नील बोहर जी, उन्होंने ऑर्बिट्स के एनर्जी के बारे में भी बताया, उसके ऊपर एक फॉर्मूला दिया, क्या, En मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 to the power -18 एंड z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जूल। तो क्या होता है यहाँ पे, z हमारा एटॉमिक नंबर होता है, n क्या होता है, हमारा ऑर्बिट होता है। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला, ध्यान देना। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट समझ लो, इसका भी एक फॉर्मूला आता है बच्चों, क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू में क्या, n स्क्वायर बाई z और पिको मीटर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें देखना है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर होते हैं। और न्यूक्लियस के क्लोजर कौन सा होता है बच्चों, क्लोजर टू न्यूक्लियस ई वैल्यू नेगेटिव। जब हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तब वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होते हैं। और पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा होता है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो लिमिटेशंस क्या थी बोहर्स मॉडल की, ठीक है। नील साइंटिस्ट, जो नील बोहर साइंटिस्ट थे, वो क्या क्या नहीं समझा पाए अपने इस मॉडल में, वो देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, बोहर मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बोहर मॉडल अनेबल रहे ये सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में। तो पहला पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, ये देख लो, डिटेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो वो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का डिटेल नहीं समझा पाए हम, ठीक है। अब दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स होते हैं ना बच्चों, वो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो कैरी करते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है यहाँ पे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिट करता है हमारा स्पेक्ट्रल लाइन, तो वो हमें क्या शो करता है, ज़ीमैन इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में शो करता है स्पेक्ट्रल लाइंस, तो क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट। ये ध्यान देना बच्चों, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है एंड एमसीक्यूज में भी पक्का पूछ सकता है। तो चलो अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिमिटेशन थी, एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड। तो उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि एटम्स के पास एबिलिटी होता है मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का, किसके थ्रू, बाय केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों। तो इतना हमारा था किस बारे में, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या देखना है, ये देख लेते हैं। इसके आगे हमें देखना है बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या वो बताते हैं, जो हमारे लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो पार्टिकल होता है उसका भी खुद का वेवलेंथ होता है। हम लोग चाहें तो उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, कैसे, उस पार्टिकल का मास m गिवन दिया है और वेलोसिटी v दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p, ठीक है, h बाई p। यहाँ पे लैम्डा क्या है, हमारा वेवलेंथ है, h क्या है, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, p क्या है, हमारा मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल है। तो मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या, p इज इक्वल्स टू mv। तो p इज इक्वल्स टू mv होता है, तो इसको हम लोग एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, क्या, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज एप्लीकेबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होता है, ये बस एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला
सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, जो कि क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, तो लार्ज पार्टिकल्स के लिए कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई भी वेवलेंथ नहीं निकल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हमें देखना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जी हैं जिनका नाम है वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, इन्होंने क्या बताया इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, उन्होंने ये बताया कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, जब हम साइमल्टेनियसली कोई भी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम कभी भी नहीं बता सकते। ठीक है, ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज है। यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ा नीचे आ जाओ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फोटोन, ठीक है, ये है हमारा फोटोन, इससे अगर कोई सरफेस पे हम लोग हिट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो दिख जाता है, बट यहाँ पे क्या होगा, जब फोटोन हिट करेगा सरफेस को, वहां पे इलेक्ट्रॉन तो दिख जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा तो हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं पता चल जाती। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है बच्चों। इसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, फिर डेल्टा px और डेल्टा vx ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला का है। तो ये सेकेंड फॉर्मूला और कैसे बन सकता है, डेल्टा x इंटू m डेल्टा vx। तो यहाँ पे मैम m और डेल्टा vx कैसे आया बच्चों, मैंने बताया था कि मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, P इज इक्वल्स टू mv। तो वहीं से हम लोग ने ये दूसरा फॉर्मूला का आविष्कार किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है इससे, क्या, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m। हमने m को उधर भेज दिया। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपके बन रहे हैं, और जो सेकेंड फॉर्मूला है उसमें डेल्टा पी एक्स और डेल्टा वी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखना है हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों, द ब्रांच ऑफ साइंस टेक्स इनटू अकाउंट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ऐसा कोई ब्रांच ऑफ साइंस जो कि हमें बताता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो हमें यहाँ पे एक श्रोडिंगर इक्वेशन देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, वो क्या है हमारा, H psi इज इक्वल्स टू E psi। ठीक है, तो यहाँ पे H क्या है हमारा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, E क्या है, टोटल एनर्जी, और जो psi है वो हमारा वेव फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम लोग psi स्क्वायर देखते हैं तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम लोग psi स्क्वायर से क्या फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बच्चों, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। तो जो भी हमारा एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का एटम में, वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अब दूसरा क्या है बच्चों, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल क्या होता है, रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो रिजल्ट ऑफ वेव होता है वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। तो क्या होता है, एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, अब लास्ट पॉइंट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटर इज वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम।
तो क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो हमारा वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि एटम में होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ये हमारा क्या है, वेव फंक्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, और एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई ना अच्छे से। तो यही था हमारा क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पे बच्चों दो चीजों को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन रेज करना होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। Why do we not draw a boundary surface diagram? ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं कोई बाउंड्री सरफेस डायग्राम which bounds a region in which the probability of finding electron is 100%। ऐसा कोई बाउंड्री जो कि बाउंड करता है ऐसे रीजन को जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 100% हो, क्यों नहीं हम लोग ड्रॉ करते हैं? तो इसका रीजन समझ लो बच्चों। एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। तो जब भी कोई भी डिस्टेंस आप ले लो न्यूक्लियस से, उससे क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। इसलिए हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज जान जाओ, ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल जो हमारा होता है रीजन इन स्पेस वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसा रीजन होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब नोड क्या होता है ये देख लो। नोड क्या है, ऐसा रीजन जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाता है। तो पढ़ दो एक बार, रीजन इन स्पेस वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो। ठीक है बच्चों, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।